विकास का पैमाना होता है। अगर विकास चलेगा तो उसके साथ भ्रष्टाचार चलेगा। डिपेंड करता है कि आगे चलने वाला कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक स्टैंड पे कैसे खरी उतर सकती है? केवल चुनाव जीतने में ये खरी है। वो चुनावी प्रक्रिया को ये पार्टी 14 के बाद 19 से हैक करना शुरू कर दी। हैक करके अपनी मनमानी करवाती है। यूनाइटेड नेशन पूछता है कुकी समुदाय के इतने चर्च जला दिए गए। आप क्या कह रहे हैं? नमस्कार, मैं अभिनव और आप देख रहे हैं HNP न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से बेंगलुरु में बैठक हुई थी विपक्ष की। 2024 का मुद्दा सबसे बड़ा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो रहा है। जिस तरीके से बीजेपी भी अपनी बैठक कर रही है, उसमें भी पार्टियां शामिल हो रही हैं। कांग्रेस भी बैठक कर रही है, विपक्ष की सारी पार्टियां शामिल हो रही हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश और तेजस्वी, अखिलेश यादव, ऐसे काफ़ी बड़े चेहरे हैं जो विपक्ष के साथ कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार हैं। आज हम बात करते हैं अरुण भारद्वाज जी से। क्या कहेंगे जिस तरीके से बेंगलुरु में बैठक हुई है 2024 को लेकर, और जिसका एनडीए के खिलाफ इंडिया नाम रख दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा अभी भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। क्या कहेंगे? वहाँ एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चाहे वो कोई पार्टी सिस्टम हो, चाहे वो देश का कोई भी सिस्टम हो, उसमें एक संवैधानिक प्रक्रिया हमारे वहाँ चलती है। आप लोग भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। 2011 के बाद जो अन्ना आंदोलन हुआ, ये केजरीवाल जी जो है जब सिस्टम को हैक कर लिए दिल्ली प्रदेश की गवर्नमेंट को, तो कोई भी नहीं जानता था आंदोलन के दौरान कि ये जो है इतना बड़ा जो है तमाशा करने वाले हैं, ये कांग्रेस के खिलाफ जो है। जबकि उसमें भी कहीं न कहीं जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ही रोल था, समझ रहे हैं ना। तो एक परसेप्शन बनाया इन्होंने संविधान को दरकिनार करके कि ये अरविंद केजरीवाल ये सबसे बड़ा ईमानदार आदमी, प्रशासनिक अफसर रहा, IRS रहा, ये स्टेशनों पे मफलर डाल के सोने वाला आदमी, स्टेशनों पे ये नौटंकी चल रही है। ये नौटंकी उन्होंने की, और वही नौटंकी को जो है दोहराना शुरू किया 2013 से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। तो सारा परसेप्शन ये लोग अपने हिसाब से बनाए। हमारे वहाँ एक संवैधानिक प्रक्रिया, और जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष में वही लोग हैं जो देश के नीति निर्धारक रहे अभी तक। आज़ादी के बाद जितने भी लोग देश के नीति निर्धारक रहे, देश को जो है आगे ले जाने वाले रहे, वही लोग आज विपक्ष में हैं। और पक्ष की अगर बात करेंगे, अगर एनडीए की बात करेंगे, एनडीए में कौन लोग हैं? क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां। ये जनता को भ्रमित करने वाले लोग हैं कि हमारे पास देखिए 21 लोगों का दल है, 21 दलों का हमारा संगठन एनडीए का। जबकि ये कौन है? निहायत निम्न स्तर के लोग हैं। वोटों का इनका परसेंटेज देखिए तो जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार जी हो, YSR हो, या जो भी लोग आपको दिखते हैं, शरद पवार जी हो, जो ये लोग दिखते हैं, इनके पास एक बड़ा बहुमत है। इनका बहुत बड़ा जो है इनका फॉलोइंग है, इनकी पार्टी की फॉलोइंग है। तो इस मुद्दे को आप ये समझिए कि कोई चेहरा अभी इसलिए जो है भारत ने, इंडिया ने नहीं तय किया क्योंकि हम ये लोग एक संवैधानिक प्रक्रिया को मानने वाले हैं। जब जीत होगी, सांसदों की गणना होगी, सांसद उस लेवल पे आएंगे, अगर लगेगा कि बहुमत में आ रहे हैं तो उस समय जो है तय कर लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सारे दावेदार हैं, एक से एक दावेदार हैं। और रही बात यहाँ राहुल गांधी की अगर बात करूँ, मान्यवर याद रखिएगा, इतिहास है, महात्मा गांधी के बाद अगर कोई भारत में गांधी है तो उसका नाम है राहुल गांधी। वो गांधी जो अपने आप को सुकरात समझता है, कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझे जहर दे दो, जेल में डाल दो, सदस्यता क्या होती है, संसद क्या होता है, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। उस राहुल गांधी के जो है समर्थक हम लोग हैं। तो आपको एक नए गांधी को जो है देखने का मौका मिला है। आप नए गांधी का जो है स्वागत करें। तो इन सब चीज़ों पे आप मत जाइए किसकी क्या रणनीतियाँ हैं। रणनीति एकमात्र है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल कैसे चटाया जाए, इसको विपक्ष में कैसे लाया जाए, इसको नेस्तनाबूद कैसे किया जाए, केवल ये मुद्दा है। लेकिन राहुल गांधी की जिस तरीके से आप राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट में गए हो, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो वो इलेक्शन 24 का नहीं लड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री की दावेदारी कहाँ से फिर? देखिए मान्यवर, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम अपना है। जो लोअर कोर्ट था, सूरत का लोअर कोर्ट था, लोअर कोर्ट ने अपना काम किया, उसका हाई कोर्ट ने अपना काम कर दिया। अब जो काम सुप्रीम कोर्ट का होगा वो काम सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से करेगी। जबकि हम लोग ये मान के घूम रहे, देश की जनता ये मान के घूम रही है कि YS चंद्रचूड़ बहुत तेज तर्रार और संविधान को भरपूर फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। वो निश्चित रूप से न्याय की बात करेंगे, अन्याय की बात नहीं करेंगे। आपको एक चीज़ अवगत और करा दूं कि जो
निचली कोर्ट थी सूरत वाली कोर्ट। सूरत वाली कोर्ट में जो भी मिश्रा उसरा जो जज थे, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, जज थे, वो जो मोदी जी जो है पूर्णेश मोदी हैं, पूर्णेश मोदी के कभी वकील हुआ करते थे, आप इसको पता कर लीजिएगा। जब आया केस आता है, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, अहमदाबाद हाई कोर्ट में आता है केस, तो वहाँ पे जो जज बैठे हुए हैं मान्यवर, वो मान्यवर कभी अमित शाह के जो है वकील हुआ करते थे। तो इस स्थिति में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती? सम्मान है न्यायिक प्रक्रिया का भारत में, हम सम्मान करते हैं, हरदम सम्मान करेंगे। वाई.एस. चंद्रचूड़ जी का भी सम्मान है और सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान है। बस इतनी सी बात। लौट के फिर से आते हैं चुनाव पर। जिस तरीके से 2014 और 2019 में ईवीएम से चुनाव होता है, फिर विपक्ष उसकी आलोचना करता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ बोलता है, खिलाफ उसका मतलब एक तरीके से बाइकआउट करता है, ईवीएम बाइकआउट। लेकिन क्या कहेंगे 2024 में? मैं एक जो है एक उदाहरण देता हूँ, ये मेरा अपना मानना है, पता नहीं आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हमारे घर में हमारे सुरक्षा के लिए तमाम जो है इक्विपमेंट होते हैं। किसी परिवार में, किसी घर में, किसी जगह जहां आप 10-5 लोग रहते हैं तो एक सुरक्षात्मक इक्विपमेंट होता है। और वो इक्विपमेंट किस लिए होता है कि सिक्योरिटी को हर आदमी महसूस करे कि हम सुरक्षित हैं। तो ईवीएम को इसलिए भारत में कांग्रेस सरकार या जो भी सरकारें लाई थी, इस हिसाब से लाई थी कि इतना बड़ा हमारा देश है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतना ज़्यादा वोट पड़ता है, एक सांसद को 22 वोट पे जो है एक सांसद चुना जाता है। तो उस चीज़ को आसान करने में जो गणना होती है, मतगणना होती है, मतगणना को आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी लाई गई। अब उस टेक्नोलॉजी का जो है अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो दुरुपयोग तो कोई भी कर सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि उनके विचार क्या हैं, उनकी महत्वाकांक्षा कितनी है। तो वही महत्वाकांक्षा इनसे दुरुपयोग करवाती है। उसके सिर्फ एक कारण है, कारण ये है कि निर्वाचन आयोग जितनी भी जो है चीज़ें लगती हैं, ईडी सीबीआई या जो भी जो है सिस्टम लगता है, चाहे वो प्राइमरी पाठशाला लगता हो, चाहे जो भी कोई सिस्टम लगता हो उस चुनावी प्रक्रिया में, उस चुनावी प्रक्रिया को ये पार्टी 14 के बाद 19 से हैक करना शुरू कर दी। हैक करके अपनी मनमानी करवाती है। चाहे आप लाख जो है जांच करवा लो, लाख बैठ के जो है वो करवा लो, अगर कोई चाहेगा करवा लेगा। तमाम वीडियो उस पर चल रहे हैं, तमाम इंजीनियर्स का मानना है, तमाम जो है ब्यूरोक्रेट्स का मानना है, तमाम जो है राजनयिकों का मानना है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से काम किया जाएगा, अगर निष्पक्ष रूप से काम किया जाएगा तो वो चीज़ें हमारी भलाई के लिए हैं, हमारे टाइम को बचाने के लिए हैं, हमारी सुविधा के लिए हैं। बाकी इस पे हमें और कोई टिप्पणी हमें नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस या विपक्ष कितनी भी बैठक कर ले, कितने भी दलों को जोड़ ले, लेकिन आएगा तो मोदी ही। नहीं, मैं कहता हूँ कि जब जो है आपका घमंड, आप जब जानते हैं कि मैंने जो है अरुण भैया के 10,000 रुपये चुरा रखे हैं, तो किसी भी होटल में अरुण भैया चलें, चाहे हमारा पे करेंगे नहीं करेंगे, हम तो अपना पे ही कर देंगे। कहाँ से उन्हीं का पेल के रखा है मैंने चुरा के। बात हमारी समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से कुछ संगठन मोदी जी की कंपनी, मोदी जी का जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी है, कुछ ऐसा ही बना के उन्होंने दिमाग में रखा होगा। ये जग जाहिर है, कोई आज नई बात नहीं है, ये जग जाहिर जब से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक स्टैंड पे कैसे खड़ी उतर सकती है? केवल चुनाव जीतने में ये खड़ी है। चुनाव जीतने में ये पार्टी खड़ी है केवल। और समाज का कोई भी मुद्दा, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे बेरोजगार का हो, चाहे जो है भ्रष्टाचार का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, उस पर आप क्यों नहीं खड़े उतर रहे हैं? क्यों नहीं खड़े उतर पा रहे हैं आप? केवल एक चीज़ पे खड़े उतर सकते हैं कि हम चुनाव जीत लेंगे। रोजगार भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। अरे रोजगार दे रहे हैं आप। मैं तमाम जगह बोर्ड देख रहा हूँ, दिल्ली में खड़ा हूँ, तमाम जगह बोर्ड देख रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। मणिपुर कहाँ है भाई? मणिपुर में क्या कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के बोर्ड लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बोर्ड लगे हैं। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, प्राइवेटाइजेशन हो गया है बिजली का। उपभोक्ताओं का चमड़ी नोच ले रहे हैं। आप जाके एक बार पता करिए, आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। इतना लंबा चौड़ा बिल उन लोगों के पास आता है, 600 रुपये 800 रुपये दे के वो लोग हफ्ते हफ्ते बिल टलवाते हैं। यार आप एक बार पता तो करिए। यहाँ लिख के देने के बाद कौन जानता है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? एक बार उत्तर प्रदेश जाइए, खाद के दाम पता करिए, यूरिया के दाम पता करिए, पोटास के दाम पता करिए, किसानों की मजबूरी पता करिए, बिजली के रेट पता करिए। डीजल तो आप लोग सारे लोग देख ही रहे हैं, एक जैसा माहौल बना हुआ डीजल का। हम पूरे यूरोप को तेल दे रहे हैं रसिया से लेके, लेकिन अपने भारत के लोगों को तेल नहीं, उनका खून पी रहे हैं। तेल नहीं दे रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं। 300-400% उस पर जो है टैक्स लगा के जो है यहाँ पे तेल दिया जा रहा है। कि ये क्या तरीका है? कौन सा तरीका भाई साहब? कौन डबल इंजन की सरकार है? कौन सिंगल इंजन की सरकार है? यहाँ केजरीवाल रो रहे हैं कि जो है एलजी को सारा पावर दे रहे हो, विधानसभा हमारा खत्म कर दे रहे हो। ये सब क्या चल रहा है भाई साहब? आप कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो? महंगाई पे लो, बेरोजगारी पे लो, शिक्षा पे लो, स्वास्थ्य पे लो।
इन सब चीज़ों पे आपको लेना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आपको चुन के भेजा गया है। आप काम क्या कर रहे हो? उसको तोड़ डालो, उसको फोड़ डालो, उसको गिरा दो, उसको मिटा दो, उसको ख़त्म कर दो। यही काम है क्या? तो क्या लग रहा है जो विपक्ष इंडिया नाम रख रहा है, क्या ये इंडिया पूरी इंडिया में सफल हो पाएगा? निश्चित रूप से सफल है, क्योंकि जानते हैं ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी और उससे समर्थित पार्टियां देश की जनता को, भारतीय जनता को अपना जो है घास मूली समझ रखा है, अपने खेत की फसल समझ रखी है कि जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, चाहे उसको काट के उसमें से दाने निकाल लेंगे या तो उसको आग लगा देंगे। तो ये चीज़ अब देश में नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं लगातार माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या हो रहा है। पूरी दुनिया थूक रही है देश पे हमारे। यूनाइटेड नेशन पूछता है कुकी समुदाय के इतने इतने चर्च जला दिए गए। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ से हमारे भारत से जवाब जाता है कि ये मेरा इंटरनल मामला है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन नहीं हस्तक्षेप कर सकता। प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का वैल्यू तो देखो यार, कि वो यूनाइटेड नेशन को जवाब देता है कि मेरा आंतरिक मामला है। जब तुम्हें जो है पाकिस्तान पे बात करनी होती है, अफगानिस्तान पे बात करनी होती, किसी और मुद्दे पे बात करनी होती, भाग के पहुंचते हो यूनाइटेड नेशन। आज जब यूनाइटेड नेशन पूछ रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ आप क्या कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि मेरा इंटरनल मामला है, इसमें जवाब नहीं देंगे हम। ये क्या तरीका है? ये सरकार चलाने का तरीका है। क्या बात करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि जो ये विपक्ष जो है एकत्रित हुआ है, एकजुट हुआ है, सब एक से एक यशस्वी लोग हैं जिन लोगों ने भारत को बनाया है, किसी न किसी तरह बनाया है। मैं नहीं कहता, मैं भ्रष्टाचार पे नहीं जाता। मैं देखिए, विकास का पैमाना होता है। अगर विकास चलेगा तो उसके साथ भ्रष्टाचार चलेगा। डिपेंड करता है कि आगे चलने वाला कौन है। अगर मोदी जी जैसे चलने वाला है तो सब भ्रष्टाचारी हैं। अगर राहुल जी जैसा चलने वाला है तो हो भी सकता है थोड़ा बहुत। आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं, निजी टिप्पणी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनका पूरा पार्टी भ्रष्टाचारी। तो 2024 में क्या लग रहा है कि विपक्ष एकजुट होने के बाद सत्ता में आएगा? निश्चित रूप से विपक्ष सत्ता में आ रहा है। और भाई साहब आप भी देखिएगा 2024 मई में जब जो है सरकार, जब हमारे वहाँ लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तो आप देखेंगे विपक्ष के पास जो है मैक्सिमम नंबर है सांसदों का, और वो सांसद मिलके एक तय करेंगे कि प्रधानमंत्री हमें किसको बनाना है, राहुल जी को बनाना है, खड़गे जी को बनाना है, या किसी और छत्रप को बनाना है, कैसे करना है, उस समय का उस समय। लेकिन जिस तरीके से अभी जो बैठक हुई बेंगलोर में, उसके बाद खड़गे जी ने कहा कि अब जो तीसरी बैठक होगी वो मुंबई में होगी। क्या लग रहा है कि तीसरी बैठक में और भी पार्टियां शामिल होने की संभावना है? निश्चित रूप से अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये भविष्य की बात है। मुंबई में जो बैठक होगी, हो सकता है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्योंकि इन पार्टियों में भी ऐसे लोग हैं, आप एक बार खंगालिएगा इनको, जो 21 लोग हैं एनडीए के साथ, उसमें तमाम ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों को ये सरकार, ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी कभी पसंद नहीं की। उस तरह के भी लोग शामिल हैं। हो सकता है उन लोगों के नाम पे, अब देखिए चिराग पासवान शामिल है, 21 में एनडीए के साथ। वही चिराग पासवान जिसका घर छीना जा रहा था यहाँ पे, और बार बार रोड पे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही, वो भी उसमें शामिल हो सकता है। हृदय परिवर्तन हो तो वो लोग भी आए, कहें कि नहीं देश के साथ अब न्याय करना है, तो जिसको देश के साथ न्याय करना है वो आ जाएगा भारत के साथ, वो इंडिया के साथ आ जाएगा, वो विपक्ष के साथ आ जाएगा। और जिसको जैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा मिटानी है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी है, वो लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। चलिए, इतनी बड़ी बातचीत में 2024 को लेके, विपक्ष को लेके और महंगाई और बेरोजगारी को लेके तमाम बातें हुई हैं और तमाम सवाल किए गए हैं और तमाम तरीके की बातें हुई हैं। क्या लगता है आपको कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अभिनव कैमरामैन अनूप के साथ, धन्यवाद।